बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। मैं कब्रिस्तान की झाड़ियों में छुपी उसकी दीद की मुंतज़िर थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। आधी रात के इस पहर कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें चारों तरफ से आ रही थी। तभी तेज हवा चलने लगी। थोड़ी सी मिट्टी मेरी आंखों में भी उड़कर आ गई थी। जैसे ही मेरी आंखों के सामने से गर्दो गुबार हटा तो एक बड़े से पुराने पेड़ के नीचे से वो जाहिर हुआ। ऊंचे लंबे कद की वजह से वो किसी देवता की मानंद दिखाई दे रहा था। फिर वो एक बड़ी कब्र के पास पहुंचा। वहां वो दो जानू होकर बैठ गया। अब आंखें बंद करके वो कोई अमल कर रहा था, लेकिन मेरी आंखें उसके खूबसूरत चेहरे से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैं उसकी शख्सियत की खोज में थी। मैं सिर्फ एक बार चाहती थी कि वो भी मेरी तरफ देखे, और जिस तरह मैं उसकी आशिक हूँ वो भी ऐसे ही मेरा आशिक हो जाए। इस दिल की ही खातिर तो मैं आधी रात को इस खौफनाक कब्रिस्तान में मौजूद थी, वो भी सिर्फ उसे देखने के लिए। मैं वहाँ झाड़ियों में छुपी बैठी ही थी कि अचानक किसी जानवर ने मुझे काट लिया। तकलीफ की शिद्दत से मेरे मुंह से चीख निकली थी। मेरी चीख सुनकर अमल करते हुए उसने अचानक आंखें खोली। मैं घबराकर झाड़ियों से उठ खड़ी हुई। इसी असना में उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं घबराकर वहाँ से भागने लगी ही थी कि मेरा नाम वर्दा है। मैं एक कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। मैं अपने कॉलेज की सबसे ज़हीन स्टूडेंट्स में से एक थी। कॉलेज के सारे ही असातिज़ा दूसरी लड़कियों के सामने मेरी तारीफों के पुल बांधते रहते थे, जिसे सुनकर मैं काफ़ी हद तक मगरूर हो चुकी थी। कॉलेज में ऐसी लड़की एक भी ना थी जो मेरी जहानत का मुकाबला कर सकती। वैसे भी मुझे मेरी ये जहानत विरसे में मिली थी। मेरे अब्बू एक बहुत बड़े सर्जन थे और एक बहुत बड़े हॉस्पिटल में उनकी सरकारी नौकरी थी। मेरी अम्मी भी डॉक्टर थी और वो मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहती थी। लेकिन मेरी शुरू से ही ख्वाहिश थी कि मैं एक साइंसदान बनूं, क्योंकि नई नई चीज़ों पर तजर्बे करके मुझे बहुत खुशी हासिल होती थी। मुझसे छोटी एक बहन जबकि दो बड़े भाई थे। एक भाई डॉक्टर था और दूसरा भाई लंदन की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहा था। मैं भी एक नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती थी। मुझसे छोटी सिद्रा अभी स्कूल में पढ़ रही थी। हमारे कॉलेज में लड़कियों के दरमियान ये मुकाबला चलता रहता था कि कोई लड़की किसी से आगे ना बढ़ जाए। मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहाँ पर मेरे अब्बू डोनेशंस के नाम पर अच्छी खासी रकम देते थे, जिसकी वजह से कॉलेज में लड़कियों और असातिज़ा के सामने मेरी बहुत इज्जत थी। अगर कोई भी कॉलेज में मुकाबला होता तो मैं उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती, फिर चाहे वो कोई तकरीरी मुकाबला होता या कोई कॉलेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। हर मुकाबले में मेरी जीत यकीनी थी। आज तक कोई ऐसी लड़की ना थी जिसने मुझे हराया था, बल्कि मैं खुद को हारने ही ना देती थी, क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को करने की ठान लेती तो जब तक उसे पूरा ना करती मुझे सुकून ही ना मिलता था। सब लड़कियों के मुंह पर मेरी ही वाह होती थी। एक दिन कॉलेज में एक ऐसी लड़की ने दाखिला लिया जो जहानत में मुझसे भी 4 कदम आगे थी। उसका नाम अनुषा था। वो स्कॉलरशिप पर पढ़ने के लिए हमारे कॉलेज में आई थी। इत्तेफाक से उसने मेरी ही क्लास में दाखिला ले लिया। उसे आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ था, लेकिन इस 1 हफ्ते में ही उसने अपनी जगह इस कॉलेज में बना ली थी। मुझे उससे बेपनाह हसद महसूस होता और मैं सोचती कि कहीं मेरी क्लास की सब लड़कियां उसकी गिरवीदा ना हो जाए और मुझे छोड़कर उसकी तारीफों में ना लग जाए। वो सारी क्लास की लड़कियों से बहुत अच्छे अखलाक से बात किया करती थी, लेकिन जब भी मुझसे बात करने की कोशिश करती तो मैं उसे देखकर इतना बुरा मुंह बनाती कि उसकी हिम्मत ही ना होती कि वो मुझसे कोई बात करे। मैं दिल ही दिल में सोचती कि शायद ये मेरी जगह मुझसे छीनने आई है। फिर कुछ दिनों बाद ही कॉलेज में एक नोटिस लगा जिसमें लिखा था कि कॉलेज में एक बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है, जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स बनाने होंगे। जिस लड़की का प्रोजेक्ट सबसे अच्छा होगा वो ये मुकाबला जीत जाएगी और पूरे 1 साल तक उसकी एक बड़ी सी तस्वीर कॉलेज में आवेजा होगी। सब लड़कियां इस मुकाबले के लिए बहुत एक्साइटेड हो रही थी और मैं तो अभी से ही सोच रही थी कि ये मुकाबला मुझे ही जीतना है। उस प्रोजेक्ट में और लड़कियों के साथ अनुषा भी हिस्सा ले रही थी और मेरे बगैर तो ये मुकाबला अधूरा था, क्योंकि ऐसे हो ही नहीं सकता था कि कॉलेज में कोई मुकाबला हो और मैं उसमें शिरकत ना करूं। अब सभी लड़कियां जो जो प्रोजेक्ट बना रही थीं वो सब खुफिया रख रही थी। मैं भी अपना प्रोजेक्ट राज रखना चाहती थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि जो चीज़ मैं बनाऊं वो कोई और लड़की बना सके।
हाँ, लेकिन मैंने अपनी एक चालाक दोस्त सबा को कह दिया था कि तुम अनुषा पर हर तरह से नजर रखना, ताकि मुझे पता चल जाए कि आखिर वो ऐसी क्या चीज बना रही है। मैं एक चश्मा बना रही थी, ऐसा चश्मा जिसमें से वो चीज नजर आए जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती। यही सोचकर मैंने अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया था। जो आम तौर पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो हम आम नजरों से नहीं देख सकते, लेकिन मैं जो चश्मा बनाने वाली थी वो एक ऐसा चश्मा होता जिससे ना सिर्फ हम उन छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को, बल्कि आंखों से ओझल ऐसी अशिया जो आम तौर पर किसी इंसान को दिखाई नहीं देती, उन्हें भी देख सकें। मैं अपने कॉलेज के लिए साइंसी लेबोरेटरी से वो शीशा चुराना चाहती थी जो उस चश्मे में लग सके, क्योंकि वहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें थीं जो मेरे काम आ सकती थी। फिर मैंने अपनी दोस्त सबा की मदद से आखिरकार वो शीशा लेबोरेटरी से चुरा लिया और अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया। कुछ दिनों बाद ही मैंने अपना जादुई चश्मा तैयार कर लिया था, जिसका नाम मैंने मैजिकल ग्लासेस रखा था। जैसे ही मैंने वो चश्मा अपनी आंखों पर लगाया तो मुझे हैरत हुई, क्योंकि मेरा प्रोजेक्ट कामयाब हो गया था। उस चश्मे से मुझे नन्हे नन्हे खुर्दबीन कीड़े तक नजर आ रहे थे, जो अक्सर सब्जियों और फलों में मौजूद होते हैं। हत्ता के पानी में दिखने वाले कीड़े जो आम तौर पर नजर नहीं आते, लेकिन उस चश्मे से मुझे वो भी दिखाई दे रहे थे। मैं उस चश्मे को लगाकर बहुत खुश थी। फिर मैंने एक बड़ा सा बॉक्स लिया और उसमें उस चश्मे को महफूज कर दिया। वो प्रोजेक्ट कल था जिसका मुझे शिद्दत से इंतजार था। फिर दूसरे दिन मैं अच्छे से तैयार हुई और अपना प्रोजेक्ट लेकर कॉलेज चली गई। वहाँ पर एक बहुत बड़े मोअज़्ज़िज़ीन मेहमान खसूसी के तौर पर आए हुए थे। फिर सब लड़कियाँ अपने अपने प्रोजेक्ट दिखा रही थी। मैंने भी अपना जादुई चश्मा कॉलेज के उन प्रोफेसर्स और उन मेहमान खसूसी के सामने पेश कर दिया। वो उस चश्मे को देखकर काफी मुतासिर नजर आ रहे थे। और फिर 3 घंटों के बाद ही रिजल्ट का ऐलान कर दिया गया। मेरा नाम सरे फहरिस्त था। हमेशा की तरह मैंने इस प्रोजेक्ट में पहली पोजीशन हासिल की थी, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि मैंने इस प्रोजेक्ट को चोरी करके तैयार किया था। ये बात सबसे छुपी रहती, क्योंकि किसी लड़की की हिम्मत नहीं थी कि वो मेरी शिकायत कॉलेज के किसी प्रोफेसर या टीचर के सामने लगा सके। मेरे असर और रसूख से सभी वाकिफ थे। कॉलेज के प्रोफेसर उस चश्मे को कॉलेज के म्यूजियम में रखना चाहते थे, लेकिन मैं किसी कीमत पर इतनी मेहनत से तैयार किए गए चश्मे को उनके हवाले ना करना चाहती थी। लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रखकर उस वक्त तो वो चश्मा उनके हवाले कर दिया, लेकिन बाद में उसे कैसे हासिल करना है ये मैंने सोच लिया था। और फिर आखिरकार मैंने उसे म्यूजियम से बआसानी हासिल कर लिया। अब उस चश्मे को कीमती खजाने की तरह मैंने छुपा कर रख लिया। मैं उसे ऐसी जगहों पर इस्तेमाल करना चाहती थी जहाँ पर मुझे उसकी जरूरत पड़ सकती थी। मैंने उसके बारे में किसी को कुछ ना बताया, क्योंकि अगर मैं किसी को बता देती तो ये खबर बआसानी कॉलेज के प्रोफेसर्स तक पहुँच सकती थी। इसीलिए इस बात को मैं अपने सीने में दफन करके रखना चाहती थी। एक बार कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक दिन जब कॉलेज की छुट्टी थी, मैं सोफे पर लेटकर टीवी देख रही थी। मेरी अम्मी मेरे पास बैठी थी। जब हमारे घर में काम करने वाली सुहरा अम्मी के पास आई, अम्मी को कहने लगी कि बेगम साहिबा, आज मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए क्योंकि मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है। उसे न जाने कितने दिन से दौरे पड़ रहे हैं। मैंने उसे पीर साईं के पास दिखाया था। उसका कहना है कि तुम्हारी बेटी को जिन जात चिमट गए हैं। मेरी अम्मी उस मासी की बात सुनकर उसे कहने लगी कि क्या बेवकूफ़ों वाली बात कर रही हो सुहरा, भला आज के ज़माने में ये सब बातें कहाँ मानी जाती हैं। तुम अपनी बेटी को किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती हो। फिर मासी सुगरा कहने लगी, नहीं नहीं बेगम साहिबा, वो पीर बहुत पहुंचा हुआ है। उसने तो इतनी औरतों के जिन निकाले हैं। उसने कहा है कि मेरी बेटी का इलाज भी वो कर देगा। और फिर बेगम साहिबा, मेरी बेटी ने भी तो एक गलत हरकत की थी जिसकी वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है। मैं मासी सुगरा की बातें बड़े गौर से सुन रही थी। मुझे ना जाने क्यों बहुत दिलचस्पी सी महसूस हो रही थी इन सब बातों में। फिर मैं चौंक कर उठी और मासी सुगरा को कहने लगी, अच्छा मासी, क्या हरकत की थी तुम्हारी बेटी ने जो उसके साथ ऐसा हुआ है। फिर वो बताने लगी कि छोटी बीबी, मेरी बेटी रात के वक्त अपनी सहेली के घर गई थी। न जाने उसकी सहेली किस लड़के के प्यार में पागल होकर उस लड़के के ऊपर कोई तावीज गंढे करवा रही थी। उस लड़की को एक पीर ने कहा था कि उसे किसी मुर्दे की हड्डियां चाहिए जिस पर अमल करके वो उस लड़के को हासिल कर सकती है।
मेरी बेटी भी झल्ली थी, जो रात के वक्त अपनी सहेली के साथ कब्रिस्तान चली गई और वहीं पर जिनजाद उससे चिमट गए। जब से मुसलसल उस पर दौरे पड़ते हैं और हाथ पांव टेढ़े हो जाते हैं। मुझे ये सारी बातें सुनकर हैरत हो रही थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है किसी लड़की के साथ। फिर अम्मी के जाने के बाद मैंने राजदारी से मासी सुगरा से कहा कि ठीक है, कल मैं आपके साथ आपकी बेटी को देखने जाऊंगी। मेरे पास एक ऐसी चीज है जिससे मुझे ये पता चल जाएगा कि वाकई में आपकी बेटी के साथ जिनजात का मसला है या कुछ और है। मासी सुगरा मेरी बात सुनकर खुश हो गई और मुझे दुआएं देने लगी। अब मैं बहुत ज्यादा पुरजोश हो रही थी और ये बात तो मैंने सोची ही ना थी कि जो चश्मा मैंने खुद अपने हाथों से बनाया था और उसे लगाकर मुझे वो सब चीजें दिखाई देती थी जो कोई आम इंसान नहीं देख सकता। इसका मतलब है कि जहाँ पर जिन-जात या भूत प्रेत वगैरह रहते हैं, वहाँ पर मुझे उस चश्मे को लगाकर देखना चाहिए। दूसरे दिन मैं कॉलेज से छुट्टी लेकर मासी सुगरा के साथ उसके घर जा रही थी। फिर मैंने जब उसकी बेटी को देखा, जिसकी आंखें लाल अंगारा हो रही थी और बाल बिखरे हुए थे। मासी सुगरा ने उसके दोनों हाथों को बांधा हुआ था। जब मैंने उसके हाथों के बांधने की वजह पूछी तो वो कहने लगी, क्या करूं छोटी बीबी, ये तो घर में तोड़ फोड़ कर रही है, कभी बर्तनों को तोड़ देती है तो कभी छुरी से अपने हाथ काटने की कोशिश करती है। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ अपने पास छुपाया हुआ वो चश्मा निकाला और आंखों पर लगा लिया। फिर जैसे मैं उछल पड़ी, क्योंकि मासी सुगरा की बेटी ज़ैनब के पास, उसके पास खड़ी मुझे एक खौफनाक चुड़ैल नजर आई। वो बड़े बड़े दांतों और खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल थी। वो उस पर इस तरह नजर जमा कर खड़ी थी जैसे उसे अपने बड़े बड़े दांतों से निगल लेगी। मेरा वजूद इस मंजर को देखकर कांपने लगा। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि हकीकत में उस लड़की के साथ ये होगा। इसका मतलब था कि वो पीर सही कह रहा था। उस लड़की के साथ जिन-जात नहीं बल्कि एक खौफनाक चुड़ैल थी। फिर मैंने उस चश्मे को उतारा तो वो चुड़ैल मेरी नजरों के सामने से गायब थी। इसका मतलब था कि मेरा ये चश्मा ना सिर्फ छोटे कीड़े मकोड़ों को बल्कि इंसानी नजरों से पोशीदा जिन-जातों को भी देख सकता था। उस भयानक चुड़ैल को देखकर मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। फिर मैं मासी सुगरा से कहने लगी कि आप इसका अच्छे से इलाज करवाएं, क्योंकि जो पीर इसका इलाज कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। इस लड़की पर किसी बुरे आसिफ का साया है। ये कहकर जल्दी से मैं उसके घर से निकल आई। अब मेरे जहन में बहुत सी सोचें गर्दिश कर रही थी। मैं उस कब्रिस्तान में भी जाना चाहती थी जहाँ पर जिन भूतों का बसेरा था। मैं वहाँ जाकर ये देखना चाहती थी कि आखिर वहाँ पर वो जिन-जात किस तरीके से रहते हैं। उनमें भूत भी हो सकते थे, जिन-जात और चुड़ैलें भी। अब मैं हर चीज भूल चुकी थी और मेरा दिमाग पढ़ाई से भी उचाट हो गया था। आखिर किस तरह वो चुड़ैल उस लड़की के पीछे लग गई, मुझे इस बात की खोज थी। फिर मैंने अपना मोबाइल निकाला और जिनों और भूतों के बारे में सर्च करने लगी। काफी ज्यादा मालूमात हासिल करने के बाद मुझे पता चल गया था कि खौफनाक आसिफ का बसेरा ऐसी जगहों पर होता है जहाँ पर ज्यादातर इंसान नहीं बसते। वो अपना ठिकाना मुख्तलिफ किस्म के दरख्तों पर और अक्सर कब्रिस्तान में बनाते हैं ताकि इंसानों की नजरों से छुप कर वो वहाँ पर आज़ादी से रह सके। उन जिन-जातों में कोई नेक होता है तो कोई बहुत शैतानी जिन-जात, जो आमतौर पर लोगों को बहुत तंग करते हैं। काफी ज्यादा मालूमात लेने के बाद मैं यूं पुरजोश हो रही थी। वैसे भी मुझे नई नई चीजें करने का शौक उठता रहता था। यूं धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम गुजरता रहा वैसे वैसे मेरा दिल मचलने लग जाता कि क्यों ना मैं अपने इस जादुई चश्मे का इस्तेमाल करके जिन-जातों के बारे में कुछ मालूमात हासिल कर सकूं। यही सोचकर एक दिन मैं उठी और मेरे कदम खुद ब खुद उस कब्रिस्तान की तरफ उठने लगे जहाँ पर मासी सुगरा की बेटी ज़ैनब के पीछे वो खौफनाक चुड़ैल लग गई थी। मैं किसी जिन-जात को भी तंग नहीं करना चाहती थी, हाँ, लेकिन इतना जरूर जानना चाहती थी कि वहाँ पर किसी न किसी जिन-जात को मैं देख सकूं। घर में मुकम्मल तौर पर सन्नाटा था। मुझे घर के खुफिया दरवाजे से निकलना था ताकि किसी को मेरे बारे में कोई खबर ना हो सके कि मैं रात के इस पहर कहाँ जा रही हूँ। बड़ी सी काली चादर मैंने अपने ऊपर ढांप ली थी ताकि मेरा चेहरा किसी को नजर ना आए। अब मेरे कदम तेज तेज उस कब्रिस्तान की तरफ उठ रहे थे। मैंने चश्मे को मजबूती से थाम रखा था। कब्रिस्तान में हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थी। कुछ कब्रें ऐसी थी जिनके मुंह खुले हुए थे,
तो कुछ ताज़ा कब्रें भी मौजूद थी। उस कब्रिस्तान में बेतहाशा दरख्त थे जो काफ़ी पुराने लग रहे थे। इंतहाई खौफनाक मंजर था, लेकिन अपने दिल के हाथों मजबूर होकर मैं आखिरकार जिनजादों के बारे में जानने के लिए उस कब्रिस्तान में आ गई थी। अब मैं एक दरख्त के पीछे छुप गई और धड़कते दिल के साथ उस चश्मे को आंखों पर लगा लिया। फिर मेरे मुंह से चीख निकलते निकलते रह गई, क्योंकि सामने जो मंजर मुझे नजर आ रहा था वो इंतहाई खौफनाक था। कोई काला सा हैबतनाक वजूद कब्र के पास बैठा था, तो कोई दरख्त पर लटका हुआ था। एक भयानक खौफनाक शक्ल वाली चुड़ैल एक मरी हुई बिल्ली को खाने में मसरूफ थी। गर्ज के वहां पर खौफनाक जिन जात चलते फिरते और उछलते कूदते मुझे साफ दिखाई दे रहे थे। तभी मेरी नजर उन सब से अलग एक ऐसे जिन पर पड़ी। वो एक बरगद के दरख्त के नीचे पुरसकून बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं जैसे वो कोई अमल कर रहा हो। उसका चेहरा उस 14वीं रात की शब में बेइंतहा चमक रहा था। मैं उसे देखकर हैरान थी, क्योंकि वो आम जिनजादों की तरह खौफनाक नहीं था, बल्कि इंतहाई पुरकशिश और वजीह चेहरे का मालिक था। उसने बड़ी सी काली चादर अपने वजूद पर पहनी हुई थी। शायद वो वहां बैठकर कोई खास अमल कर रहा था। वो इर्द गिर्द से बिल्कुल बेनियाज था। वहां जितने भी जिनजाद मौजूद थे, कोई भी उसे तंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि सब अपने हाल में मस्त थे। उसकी खामोशी देखकर ऐसे लग रहा था जैसे वो कोई नेक फितरत का मालिक जिनजाद है। मेरी नजरें उस पर से हटने का नाम नहीं ले रही थी। जाने मैं वहां कितनी देर तक बैठी रही और उस जिनजाद को देखती रही, और वो उस बरगद के पेड़ के पास जाकर गायब हो गया। अब मेरी बाकी जिनजादों से दिलचस्पी खत्म हो गई थी, और अपनी नजरों के सामने से उस जिनजाद को गायब देखकर मैं वहां से उठ गई। घर आकर मेरा अजब हाल हो रहा था। मेरी सोचों पर जैसे उस जिनजाद का कब्जा था, और दिल चाह रहा था कि एक बार तो उसे मुखातिब करती कि कोई खूबसूरत आदमजादी कितने गौर से तुम्हें देख रही थी, लेकिन तुम्हें इस बात की खबर ही नहीं। कहाँ मैं कॉलेज में पढ़ने वाली ज़हीन फतीन लड़की, और अब तो मैं किताबें खोल कर ना देखती थी। मेरी सारी दोस्तें मुझे कहती थी कि वर्दा तुम कुछ बदली बदली दिखाई देती हो, क्या वजह है? लेकिन मैं उन्हें अपने दिल की कोई बात ना बता सकती थी, वरना मेरे उस जादुई चश्मे का राज खुल जाना था। फिर दूसरे दिन भी मेरा उस कब्रिस्तान में जाने को दिल मचलने लगा। मैं एक बार फिर से उस जिनजात का दीदार करना चाहती थी। जैसे ही मैंने अपना जादुई चश्मा लगाया, मेरी आंखों ने उस दिन से भी ज्यादा खौफनाक मंजर देखा, क्योंकि मुझे जिनजात के इंतहाई छोटे छोटे बच्चे दरख्तों पर उछलते कूदते साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि खौफनाक चेहरों वाली चुड़ैलें दरख्तों पर बैठी जोर जोर से हंस रही थी, जैसे उन्हें किसी को देखकर निहायत लुत्फ आ रहा हो। खौफ से मेरा बुरा हाल था, लेकिन मेरी नजरें सिर्फ उस जिनजात को देखना चाहती थी। फिर थोड़ी ही देर बाद वो मुझे नजर आया। वो उसी दरख्त के गिर्द चक्कर काट काट कर कोई अमल कर रहा था, शायद अपनी ताकत में इजाफा करना चाहता था, क्योंकि मैंने सुना था कि जिनजाद अक्सर मुख्तलिफ अमल करके अपनी ताकतों में इजाफा करते हैं। मैं सिर्फ ये चाहती थी कि एक बार वो अपनी बंद आंखें खोलकर मुझे गौर से देखे और मुझे देखकर हैरान रह जाए कि कोई इंसानी लड़की उसे देखने की खातिर आधी रात को इस कब्रिस्तान में आती है। काफी देर तक मैं उसे देखती रही, लेकिन मेरी नजरों ने उस पर कोई असर ना किया। यूं मैं मायूसी से उठकर अब घर की तरफ जा रही थी। दूसरे दिन मैंने कॉलेज से छुट्टी की। मेरी तबीयत कुछ अजीब सी हो रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैं उस खूबसूरत चेहरे वाले जिनजात को देखकर उसे अपने दिल में बसा बैठी हूँ। मैं अभी सोफे पर लेटी ही थी कि मासी सुगरा वहाँ सफाई करने के लिए आ पहुंची। फिर मेरे दिल में ना जाने क्या आया। मैं मासी सुगरा को कहने लगी कि मासी, जो पीर तुम्हारी बेटी का इलाज कर रहा है, क्या तुम मुझे उसके पास लेकर जा सकती हो? वो मेरी शक्ल देखकर हैरान थी। फिर कहने लगी, बीबी साहिबा, आप तो चंगी भली हैं, फिर आपको उस पीर के पास जाने की क्या जरूरत पेश आ गई? फिर मैं उससे बहाना बनाने लगी। उससे कहने लगी कि मेरी एक दोस्त है, उसको भी किसी जिनजात का साया हो गया है, उसके घर वाले बड़े परेशान हैं। तुम मुझे उस पीर का पता बताओ ताकि मैं भी अपनी दोस्त को वहाँ लेकर जाऊँ। लेकिन ये बात तुमने किसी को बतानी नहीं है, और मेरे घर में तो हरगिज नहीं। फिर मैंने बहुत से पैसे उसके हाथ पर रखे और उससे कहने लगी
कि अगर तुम मेरी मदद करोगी तो बदले में तुम्हें और भी पैसे दूंगी, लेकिन तुमने ये बात किसी को बतानी नहीं है कि मैं उस पीर के बारे में तुमसे पूछ रही थी। मासी सुगरा पैसों को देखकर बेहद खुश हो गई और फिर मुझे कहने लगी कि ठीक है, मैं कल शाम को आपको उस पीर के पास ले चलूंगी। फिर दूसरे दिन मैं मासी सुगरा का इंतजार करने लगी कि कब वो मेरे साथ जाएगी। जैसे ही वो काम से फारिग हुई तो उसने मुझे छुपके से इशारा किया और मैं उसके साथ घर से निकल पड़ी। उस पीर का आस्ताना काफी दूर था। पैदल ही पैदल चल कर मैं थक गई थी, लेकिन कुछ पाने का जुनून मेरे सर पर सवार था, इसलिए मुझे अपनी थकन की कोई परवाह न थी। वहाँ पर बड़ी अजीब अजीब किस्म की औरतें आई हुई थी। किसी की आंखें लाल थीं तो कोई बाल खोले वहाँ पर धमाल कर रही थी, कोई टुकर टुकर मेरी शक्ल देखने लगी। फिर जैसे ही मेरी बारी आई तो मैंने मासी सोहरा को वहीं बैठने का कहा और खुद अकेली अंदर उस पीर के पास आ गई। पीर ने अपनी लाल लाल आंखें उठाकर मुझे देखा, मुझसे कहने लगा, बताओ बीबी, क्या मसला है तुम्हारे साथ? फिर मैंने उस पीर की आंखों में आंखें डालकर उससे कहा, मेरे साथ मोहब्बत का मसला है। वो मोहब्बत जो किसी लड़के को लड़की से हो जाती है, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत अजीब है, जिसका इलाज करवाने मैं आपके पास आई हूँ। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है पीर साहब, बदले में आप मुझसे जो मांगेंगे मैं आपको दूंगी। वो पीर मुझे कहने लगा कि बताओ कौन है वो लड़का, मैं उसे तुम्हारा गुलाम बना दूंगा। मैं पीर को कहने लगी कि पीर साहब, मुझे किसी लड़के की चाह नहीं है, बल्कि एक जिन जात की चाह है। उसे मैंने एक कब्रिस्तान में देखा था। आमतौर पर जिनजात इंसानों को नजर नहीं आते, लेकिन मेरे पास एक ऐसी चीज है जिसे पहनकर मैं इंसानी आंखों से पोशीदा जिनजात को बआसानी देख सकती हूँ। अगर आपने मेरा ये काम कर दिया तो मैं आपको बदले में वो चीज दे सकती हूँ। पीर साहब आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। उसे शायद यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी जैसी छोटी उम्र की लड़की इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकती है। फिर वो मुझसे कहने लगा कि मेरे पास आज तक जितनी भी लड़कियां आई हैं वो सब किसी न किसी लड़के की आशिक होती हैं, जबकि मेरे पास तुम जैसी वाहिद लड़की आई है जो किसी जिन जात को अपना आशिक बनाना चाहती है। लेकिन मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। इसके लिए तुम्हें एक खतरनाक चिल्ला करना होगा, जिसके लिए मुझे चंद चीजों की जरूरत होगी। अगर तुम वो चीजें मुझे लाकर दे सकती हो तो मैं भी तुम्हारा काम करने के लिए राजी हूँ। फिर मैं उस पीर को कहने लगी कि जब मैं आधी रात को अकेली कब्रिस्तान में जा सकती हूँ तो मैं हर काम कर सकती हूँ। उसके लिए आप बेफिक्र रहें और मेरे लिए अमल शुरू कर दें। मेरे अंदर इतना एतमाद तो था कि मैं वो हर काम कर सकती थी जो उस पीर ने कहना था। उस पीर ने जो कहा था उसे सुनकर तो जैसे मेरे होशो हवास उड़ गए थे, क्योंकि वो मुझे ऐसी चीजें लाने का कह रहा था जो मैं कभी भी लाकर नहीं दे सकती थी। लेकिन चूंकि मैं उसे जुबान दे चुकी थी, इसीलिए अब मुझे हर वो काम करना था जिससे मुझे उस जिन जात को पाने में आसानी हो सकती थी। पीर के मुताबिक वो अमल मुझे खुद करना था, वो भी आधी रात को उस कब्रिस्तान में जाकर। उस अमल के लिए मुझे चंद चीजों की जरूरत थी जो किसी न किसी तरह करके मुझे इकट्ठी करनी थी। मुझे बस ये डर था कि कहीं मुझे ये सब काम करते हुए कोई देख ना ले। फिर दूसरे दिन ही मैंने अपने अमल का आगाज कर दिया। अपने अमल के लिए मुझे मुर्गी का ताज़ा खून, जानवरों के सींग और इंसानी नाखूनों की जरूरत थी। इसमें मैं हैरान थी कि ऐसा अमल था जिसमें इन बेकार चीजों की जरूरत थी। फिर मैंने मासी सुगरा के हाथ पर अच्छी खासी मोटी रकम रखी और उससे ये सारी चीजें मंगवा ली। मेरा काम हो गया था, लेकिन वो खास अमल मुझे खुद ही करना था। आज रात को मैं कब्रिस्तान जाने वाली थी, जहाँ पर बैठकर मैंने आग जलाकर उन सारी चीजों को जलाना था। अब मैंने अपनी बड़ी सी काली चादर ली और छुपके से कब्रिस्तान की तरफ जाने लगी। आज अंधेरी रात थी, चांद बिल्कुल भी आसमान पर दिखाई ना दे रहा था। शायद इसी वजह से दरख्तों के साए भी उस काले अंधेरे में खौफनाक लग रहे थे। उस पीर के मुताबिक जब मैं वो अमल करना शुरू करती तो मुझे अपने कानों में बदरूहों की आवाजें भी आ सकती थी और खौफनाक चुड़ैलों की भी, क्योंकि मेरा करने वाला अमल इंतहाई खौफनाक था। हाँ, लेकिन इस अमल से किसी को नुकसान नहीं पहुंच सकता था। मैं उन सारी खौफनाक जिनजातों को वहां से भगाना चाहती थी, लेकिन उस जिनजात को नहीं जो मुझे पसंद था, और इस अमल को करके मैं उसे हासिल करना चाहती थी। फिर जैसे ही मैंने वो अमल करना शुरू किया और उन सब चीजों को आग लगाई तो हर तरफ धुआं और गंदी बदबू फैल गई।
कई चुड़ैलों के रोने की आवाजें मेरे कानों में आ रही थी। साथ ही साथ जिनजात भी शोर कर रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो सब मुझे गुस्से से देख रहे हों। मैं खौफजदा थी, लेकिन इतनी भी ना थी कि वो अमल अधूरा छोड़कर मैं वहां से भाग जाती। अब अगर मैं वो अपना जादुई चश्मा लगाकर देख लेती तो शायद खौफ से पागल ही हो जाती, क्योंकि उन जिनजादों के भयानक रूप मेरे सामने आ जाने थे। जैसे जैसे धुआं फैलता जा रहा था, उसकी बदबू से वो जिनजाद और भी शोर शराबा करने लगे और चुड़ैलें इतनी खौफनाक आवाजें निकाल रही थीं कि मेरे कानों के पर्दे फटने लगे थे। मुझे ये भी डर था कि कहीं इस अमल से वो जिनजाद कहीं चला ना जाए, लेकिन उस पीर ने मुझे बता दिया था कि तुम जो भी अमल करोगी उसका असर उस जिनजाद पर नहीं होगा और ना ही उसे कुछ दिखाई देगा। वो सारे जिनजादे वहां से चले जाते, तभी तो मैं उस जिनजाद से मुलाकात कर सकती थी। इसीलिए मेरा पहला अमल उन सारे खौफनाक जिनजादों और चुड़ैलों को वहां से भगाने के लिए था। फिर थोड़ी देर बाद ही आहिस्ता आहिस्ता आवाजें थमने लगी और हर तरफ खामोशी छा गई। मैं अभी भी ये अमल रोकना नहीं चाहती थी, क्योंकि मुझे डर था कि कहीं वो उन दरख्तों के पीछे ही ना छुपे हुए हों और मुझे यूं अमल रोकता देखकर वो मुझ पर हमला कर दें। इसीलिए मुसलसल 5 घंटे तक मैं वो अमल करती रही। जैसे ही मैंने वो अमल दोबारा करना शुरू किया, एक बार फिर से जिनजादों की खौफनाक आवाजें फिजा में उभर रही थी। इसका मतलब है कि वो सिर्फ गायब होने का नाटक कर रहे थे और मुझे इस अमल से रोकना चाहते थे। फिर आखिरकार सुबह का उजाला फिजा में उभरने लगा और चारों तरफ खामोशी छा गई। मुझे खुशी थी कि मैंने अपना अमल पूरा कर लिया था। इसका मतलब है कि वो हैबतनाक जिनजाद वहां से चले गए थे। फिर मैं धीरे धीरे उठी और चुपके से घर चली गई। मैं कॉलेज भी नहीं जा सकी थी, क्योंकि पूरी रात अमल करने की वजह से मैं रात भर जागती रही थी। फिर दोपहर में अम्मी मुझे देखकर गुस्से से चिल्लाने लगी कि कहाँ गया तुम्हारा डॉक्टर बनने का वो ख्वाब, जिसके लिए तुम दिन रात रोती थी। अब तो लगता है कि इस साल तुम फेल ही हो जाओगी, क्योंकि रोज रोज कॉलेज की छुट्टी करने से तुम्हारी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। मैं चुपचाप अम्मी की बातें सुन रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे मेरा दिमाग बिल्कुल सुन हो चुका है। फिर मैं अम्मी को गुस्से से कहने लगी, मुझे नहीं बनना कोई डॉक्टर वॉक्टर, मैं जैसी भी हूँ बस ठीक हूँ। अम्मी ने मेरी ऐसी हालत पहले कभी नहीं देखी थी, लेकिन आजकल मैं जिन कामों में पड़ी हुई थी उन कामों ने मुझे हाल से बेहाल कर दिया था। अब मैं मासी सुगरा का भी सहारा नहीं लेना चाहती थी और अकेले ही उस पीर के आस्थाने पर पहुंच गई। अब मुझे अपने लिए दूसरा अमल करना था, जिसे करने से मैं उस जिनजात से मुलाकात कर सकती थी। जैसे ही मैं पीर के पास पहुंची तो वो मुझे देखकर कहने लगा, तुमने अपना पहला अमल बिल्कुल ठीक ठाक सरअंजाम दिया है। अब बारी है उस जिनजात से मिलने की। तो उसके लिए पहले तुमने मुझे 2 खूबसूरत कंगन, और वो भी सोने के, ला कर देने हैं। मैं हैरान थी कि पीर साहब पैसे भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने उन कंगनों का मुतालिबा ही क्यों किया था। लेकिन बहरहाल मैं उस पीर की बात से इनकार नहीं कर सकती थी। मैंने पहले भी उसे अच्छी खासी रकम दी थी और अब वो फिर सोने के जेवरात मांग रहा था। उसकी शर्त थी कि वो कंगन हासिल करने के बाद ही दूसरा अमल बताएगा। सोने के वो कंगन मेरी अम्मी के पास मौजूद थे, जो अब्बू ने उनको दुबई से ला कर दिए थे। अम्मी के कमरे से चोरी करना मेरे लिए आसान ना था, क्योंकि वो अपने कमरे की चाबियों को अपने पास रखती थी, और अगर मैं उनसे वो चाबियां मांगती तो वो मुझसे ज़रूर पूछती कि मैंने उनके लॉकर में से आखिर क्या रखना है। फिर आखिरकार मैंने इस काम के लिए मासी सुगरा का सहारा लिया। वो मेरी बात सुनकर कहने लगी कि बीबी साहिबा, आखिर आप किन चक्करों में पड़ी हुई हैं? पहले भी आपने मेरे सामने उस पीर को अच्छी खासी मोटी रकम दी थी, ऐसा क्या काम करवा रही हैं आप उनसे? फिर मैंने मासी सुगरा को कहा कि आपको सिर्फ पैसों से मतलब होना चाहिए। याद रखना कि अगर तुमने मुझे लॉकर की चाबियां लाकर दे दी तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगी कि तुम्हारी बेटी का जहेज आराम से बन जाएगा। फिर मासी सुगरा ने मुझे अम्मी के पर्स में से वो चाबियां चोरी करके मेरे हवाले कर दी। मैंने अम्मी की गैर मौजूदगी में बड़े आराम से लॉकर खोला और उनके लॉकर में रखे हुए सोने के वो कीमती कंगन निकाल ली। फिर खामोशी से जाकर मैंने वो कंगन पीर के हवाले कर दिए। उन कंगनों को देखकर उसकी आंखें किसी मक्कार शैतान की तरह चमकी थी, जैसे वो बेतहाशा खुश हुआ हो। फिर मुझे कहने लगा, जब तुमने ये दूसरा अमल करना है तो इसके लिए तुमने गुलाबों के हार और चंबेली के गजरे पहनकर उस कब्रिस्तान में जाना है।
ढेर सारे गुलाब के पत्ते लेकर उनमें धुआं करना होगा, क्योंकि जैसे ही वो खुशबू उस जिनजात तक पहुंचेगी तो वो खुद ब खुद तुम्हारे सामने आ जाएगा। ये सारी चीजें हासिल करना मेरे लिए मुश्किल ना था। मैं खुश थी कि मेरा काम आसानी से हो जाएगा। इस अमल को करने के लिए मैं अपना जादुई चश्मा साथ ले जाना ना भूली थी, क्योंकि आज उस जिनजात को मैं अपनी आंखों से अपने करीब देखना चाहती थी। फिर जैसे ही मैं तैयार होने लगी तो अपने आप को देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं अपने आप को ऐसे सजा रही थी। फिर मैंने अपनी वही बड़ी सी काली चादर ली और आधी रात को उस कब्रिस्तान में पहुंच गई। आज आम दिनों के मुकाबले में किसी कदर सन्नाटा था। फिर मैंने ढेर सारे गुलाब के पत्ते थैली में से निकाले और उनमें खुशबू लगाकर धुआं कर दिया। धीरे धीरे उन सारे गुलाबों की खुशबू पूरे कब्रिस्तान में फैल रही थी। अजीब सा माहौल कब्रिस्तान में बना हुआ था। कहीं से उल्लू के बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, तो कहीं से कुत्तों के भौंकने की। ऐसा लगता था कि अचानक ही वो सारे जिनजात जिन्हें मैंने अपने अमल से यहाँ से भगाया था, वो मुझ पर हावी हो जाएंगे। लेकिन ये मेरा सिर्फ वहम था। फिर मैंने अपना अमल करना शुरू किया और अपनी आंखें बंद कर ली। अभी अमल करते करते चंद मिनट ही हुए थे कि अचानक मुझे अपने कानों में आवाज़ें सुनाई देने लगी। कोई धीरे धीरे मेरे कान के पास सरगोशी कर रहा था। बोलने वाले का लहजा इंतहाई धीमा था। फिर मैंने अपनी आंखें खोल ली और चारों तरफ देखने लगी। मुझे कोई भी नजर ना आया, सिवाय खौफनाक सन्नाटे के कुछ भी ना था। फिर आंखें बंद करके मैंने अमल करना शुरू कर दिया। फिर अमल करते थोड़ी ही देर हुई थी कि फिर से वही आवाज़ें मेरे कानों में गूंजने लगी। मैं समझ गई कि उस जिनजात तक मेरे अमल का असर पहुंच चुका है। फिर मैंने धड़कते दिल के साथ अपनी आंखें खोली और अपना जादुई चश्मा उठाकर आंखों पर लगा लिया। वही जिनजात मेरे सामने खड़ा था, जो मुझे तेज नजरों से घूर रहा था। उसकी आंखों में मेरे लिए शदीद गुस्सा दिखाई देता था। फिर वो मुझे कहने लगा, लड़की, मुझे तुम क्यों सता रही हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैं खुद इस कब्रिस्तान में अपना अमल करने आया था, लेकिन तुमने ये सब करके मेरा अमल खराब कर दिया है। तुम ऐसा क्यों कर रही हो और किसके कहने पर? जिनजात की आवाज़ मेरे कानों में रस घोल रही थी। फिर मैं हिम्मत करके उसे कहने लगी कि मैं सिर्फ अपने दिल के कहने पर यह अमल कर रही हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बात करना चाहती थी। तुम्हें ये एहसास दिलाना चाहती थी कि मैं इस खौफनाक कब्रिस्तान में आधी रात को सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आती हूँ। मेरी बात सुनकर वो हैरान था। फिर अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर मुझे देखने लगा और बोला, ये सुना था कि जिनजात किसी इंसानी लड़की के आशिक हो जाते हैं, लेकिन पहली बार मैं किसी ऐसी लड़की को देख रहा हूँ जो जिनजात को अपने सामने हाजिर करना चाहती है। मैं ये देखकर हैरान हूँ कि तुम्हारी आंखों में मेरे लिए कोई खौफ और डर मौजूद नहीं है। क्या तुम्हें पता नहीं है कि जिनजात किस कदर हैबतनाक होते हैं? वो तुम्हें किसी किस्म का नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। फिर मैं दिल मजबूत करके उस जिनजात से कहने लगी कि जो जिनजात मुझे नुकसान पहुंचा सकते थे, उन्हें मैंने यहाँ से अमल करके भगा दिया है। लेकिन मैं तुम्हें अपने सामने देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने आज ये अमल किया है, वो भी सिर्फ तुम्हारी खातिर। फिर वो जिनजात गुस्से से मुझे कहने लगा, देखो लड़की, अगर जिंदगी में तुम्हें कोई ना सता रहा हो तो भी तुम्हें कोई हक नहीं कि उसे तंग करो। इसीलिए मैं तुम्हें आज समझा रहा हूँ कि दोबारा यहाँ आने की कोशिश मत करना, वरना अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी। मुझे उस जिनजात की बात सुनकर गुस्सा आ गया। इतनी हसीन लड़की उसके सामने बैठी थी, लेकिन फिर भी वो मुझे देखकर अपनी नफरत का इजहार कर रहा था। फिर मुझे गुस्से से देखता हुआ वो वहाँ से गायब हो गया। अब मैं बेबस बैठी थी। मैंने अपने बालों में लगे चंबेली के गजरे गुस्से से वहीं उतार कर फेंक दिए। अब मैं बिखरे बालों के साथ घर जा रही थी। शायद मुझ पर कोई जुनून सवार हो गया था, क्योंकि आज तक जिंदगी में मैंने जिस चीज को हासिल करना चाहा था उसे हासिल करके ही रही थी। फिर दूसरे दिन मैं गुस्से में भरी उस पीर के आस्ताने पर पहुंच गई और उससे कहने लगी, तुम्हारा बताया हुआ अमल बिल्कुल बेकार गया है, क्योंकि वो जिनजात किसी तरह भी मेरा असीर ना हो सका। तुमने मुझसे लाखों के कंगन लेकर भी मेरा काम ना किया। अब आखिरी दफा मैं तुमसे कह रही हूँ, अगर मेरा काम ना हुआ तो मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन लिखवा दूंगी कि तुम इलाज करने के बहाने औरतों की इज्जत लूटते हो।
मैं उस पीर को धमकियां दे रही थी और वो आंखें फाड़ फाड़ कर मेरी तरफ देख रहा था। शायद मेरे जैसी दिलेर लड़की का सामना उसे आज तक ना हुआ था। फिर वो मुझे समझाने लगा कि देखो, मेरा अमल सिर्फ उन शैतानी और खौफनाक जिन्नात पर असर होता है जो इंसानों के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, लेकिन तुम जिस जिन्नात को अपना असीर करना चाहती हो वो एक नेक जिन्नात है और किसी बहुत बड़े आमिल का मुवक्किल है। वो सिर्फ उन कामों को अंजाम देता है जिन्हें करने का वो आमिल उसको हुक्म देता है। वो उस कब्रिस्तान में एक काले जादू का अमल कर रहा है जो किसी शख्स पर करवाया गया है, और ये अमल वो उसी आमिल के कहने पर कर रहा है। अब अगर तुम जाकर अपने लिए वो अमल वहाँ करोगी तो जरूर उसका वो अमल रुक जाएगा जिसका हुक्म उस आमिल ने उसे दिया है। अब तुम ही बताओ कि तुम अपना अमल पूरा करना चाहती हो या उस जिन्नात का अमल पूरा होने दोगी। मैं खुद गर्जी से उस पीर को कहने लगी कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है, मैं सिर्फ अपना अमल करना चाहती हूँ और इसी के लिए मैं अपना पैसा बर्बाद कर रही हूँ। उस जिन्नात की आंखों में मैं अपने लिए मोहब्बत देखना चाहती हूँ जिसका इकरार वो खुद मेरे सामने करे। अब वो पीर मेरे सामने बेबस नजर आ रहा था। फिर उसने मुझे जिन चीजों पर अमल करने के लिए कहा वो इंतहाई खौफनाक चीजें थी, जिसमें मुर्दा उल्लू और इंसानी खोपड़ी शामिल थी। इंसानी खोपड़ी मुझे अपनी साइंस की लाइब्रेरी से बआसानी मिल सकती थी, जहाँ पर डॉक्टर बनने वाली लड़कियों को तजर्बे कर करके सिखाया जाता था। अब मैंने अपना दिमाग चलाकर वो दोनों चीजें हासिल कर ली थी। अब फिर रात को मुझे उसी कब्रिस्तान में जाना था और अपना अमल करना था। इधर मैं अपने लिए अमल कर रही थी और उधर वो जिन्नात उस काले इल्म का तोड़ करने के लिए अमल कर रहा था। यूं दोनों ही अमल अंजाम को ना पहुंच सके और वहां पर वो सारे खौफनाक जिन्नात हाजिर हो गए जिन्हें मैंने अमल करके भगाया था। अब वो सारे मेरे गिर्द घेरा डालकर खड़े थे और किसी भी तरह से मुझे उस अमल से रोक कर मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे। उनकी खौफनाक आवाजें मेरे कानों को सुन कर रही थी। शायद आज मैं उनके हाथों मरने वाली थी, क्योंकि उनके इरादे बहुत खतरनाक थे। वो चुड़ैलें इतने भयानक अंदाज में हंस रही थी और बहुत बड़े बड़े दांत निकाल कर मुझे देख रही थी। आज बगैर जादुई चश्मे के भी मुझे सब कुछ नजर आ रहा था, क्योंकि मैंने वो अमल करके उन सबको वहाँ हाजिर कर दिया था। फिर जैसे ही मैं वहाँ से उठकर भागने लगी तो अचानक वो सारे खौफनाक जिन्नात मेरे सामने आ गए। लंबे लंबे नाखूनों वाली चुड़ैलों ने अपने दोनों हाथ मेरी तरफ बढ़ाए थे। इससे पहले कि वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचाती, अचानक मेरे आगे वो लंबा चौड़ा नेक जिन्नात आ गया। अब उसने सिर्फ हाथ का इशारा किया और उन सबको वहीं रोक दिया। मेरी जान में जान आई। मैंने खौफजदा नजरें उठाकर उन्हें देखा। वो अजीब तरीके से सर हिला हिलाकर उन जिन्नातों को वहां से हटने का कह रहे थे, लेकिन जिन्नात उन्हें कहने लगे कि ये आदमजादी बहुत छोटी और नादान है। इसे ये नहीं पता कि हम इंसानी मखलूक नहीं जिन्हें ये ज़ेर कर लेगी, बल्कि हम खलाई मखलूक हैं। तुम लोगों के जहाँ ठिकाने हैं तुम वहाँ रह सकते हो। इस लड़की ने ये गलत किया है, तुमने इसे कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, फिर भी ये तुम्हारी दुश्मन हो गई। लेकिन मुझे यकीन है कि आज जो तुमने इसके साथ किया है उसके बाद ये यहाँ का रुख नहीं करेगी। फिर वो जिन्नात एक एक करके वहाँ से हटने लगे। वो नेक जिन्नात मेरी तरफ मुड़ा, मुझसे कहने लगा, तुमने देख लिया तुम्हारे इन अमाल का क्या नतीजा निकला है। इसीलिए कभी भी उन चीज़ों को नहीं छेड़ना चाहिए जो नज़रों से पोशीदा हों, क्योंकि इसी में भेद छुपे होते हैं। अगर आज मैं तुम्हें ना बचाता तो पता नहीं ये शैतानी जिन्नात तुम्हारा क्या हशर करते। इसीलिए तुम्हारी भलाई इसी में है कि हमारी दुनिया में दखल अंदाजी करने के बजाय अपनी दुनिया की जिंदगी को संवारो, और जब तक तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए तुम बिला वजह किसी के पीछे ना पड़ो। मैं सिर्फ चंद दिन के लिए यहाँ आया था, क्योंकि मेरे सर पर एक नेक आमिल का हाथ है जो कि एक इंसान है, लेकिन उसने मुझे अपना मुवक्किल बनाया है और मैं खुशी से उसका काम कर रहा हूँ, क्योंकि वो मेरा इस्तेमाल सिर्फ नेक कामों के लिए करता है। जो भी इंसान तकलीफ में होता है तो उस इंसान की तकलीफ दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता है। इसीलिए तुम भी कोशिश करो कि अपनी ज़ात से किसी को अजियत ना दो, और जिन चीज़ों पर पर्दा है उस पर पर्दा ही रहने दो। तुम्हारी झुकी हुई नज़र इस बात की निशानदेही कर रही है कि तुम मेरी बात अच्छी तरह समझ गई हो। इसीलिए अब चुपचाप घर जाओ और दोबारा कभी यहाँ का रुख ना करना। अब वो नेक जिन्नात मेरी नज़रों से गायब हो गया। फिर मैं खामोशी से घर की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर मैं धक से रह गई।
मैं अपना जादुई चश्मा वहीं कब्रिस्तान में छोड़कर आ गई थी। मैं एक बार फिर पलटी और उस चश्मे को लेने के लिए भागी, लेकिन मेरे कदम बीच में ही रुक गए। मुझे उस जिनजात की बात याद आ गई जो वो मुझसे कह रहा था कि जिन चीज़ों पर पर्दा है उन पर पर्दा ही रहने दो। नहीं, मैं अब उन चीज़ों को खोजने की कोशिश नहीं करूँगी जो खुद खुदा ने पोशीदा रखी हैं। भला मैं तो एक अदना सी इंसान हूँ, ना मैं वो चश्मा बनाती और ना ही मुझे आज ये सब कुछ झेलना पड़ता। जिनजात की मोहब्बत दिल के किसी कोने में छुपी हुई थी, लेकिन अब मुझे अपने दिल पर भी पर्दा डालना था। मैं खामोशी से घर पहुंच गई और पूरी रात सो ना सकी। काफ़ी दिन तक कॉलेज से छुट्टियां करती रही, फिर आखिरकार कॉलेज जाना शुरू कर दिया। इस साल मैंने पेपर्स दिए तो मैं बुरी तरह से फेल हो गई। मेरे जैसी टॉप करने वाली लड़की किसी के सामने नजरें उठाने के काबिल ना रही, क्योंकि मैं जो अपनी जहानत पर इतना गरूर करती थी आज शायद मुंह के बल गिरी थी। अम्मी अब्बू के सामने मेरा रिजल्ट था जो मुझे गुस्से से देख रहे थे। फिर अब्बू अम्मी से कहने लगे कि कोई ज़रूरत नहीं है इस पर पैसा बर्बाद करने की, क्योंकि तुमने देखा नहीं कि पूरे साल इसने कॉलेज से किस कदर छुट्टियां की हैं। अब इसका रिश्ता ढूंढो और इसकी शादी करने की तैयारी करो। मैं अम्मी अब्बू के सामने रोने लगी, उनसे कहने लगी कि मुझे सिर्फ आखिरी मौका दे दें, मैं अब आपको मायूस नहीं करूँगी। फिर मेरे यूं रोने बिलखने पर बिल आखिर अम्मी अब्बू ने मुझे इजाज़त दे दी कि मैं दोबारा कॉलेज जाना शुरू कर दूँ। मेरी सारी क्लास फेलोज अगली क्लास में जा चुकी थी, जबकि मैं दोबारा से उसी क्लास में पढ़ रही थी। मैं ये सोचकर भी परेशान थी कि अगर कल को अम्मी को ये पता चल गया कि उनके सोने के कीमती कंगन घर से गायब हैं, तो कहीं वो किसी मुलाजिम पर इल्ज़ाम ना लगा दे कि उनका हाथ है। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोकर उठी तो मेरे सरहाने वो खूबसूरत कीमती कंगन रखे थे। मैं हैरान थी कि ये खूबसूरत कीमती कंगन किसने यहाँ रखे। फिर मेरे करीब से अचानक हवा का झोंका गुजरा, जिससे मुझे इंतहाई दिलफरेब खुशबू महसूस होने लगी। मैं समझ गई कि ये उसी नेक जिनजात के काम थे जिसे मैंने अपने अमल के जरिए तकलीफ पहुंचाई थी। अब मैंने अपने दिल में मजबूत इरादा कर लिया कि मैं कभी भी किसी को भी अजियत ना दूंगी और जिंदगी में ऐसे काम ना करूंगी जो काम करना इंसानों के बस में ना हो। जो जिस तरह जीना चाहता है उन्हें अपनी जिंदगी जीने का पूरा पूरा हक है। हम अपनी जिंदगी में ऐसे काम कर गुजरते हैं जो ना सिर्फ बाद में हमें तकलीफ पहुंचाते हैं, बल्कि हमारे साथ रहने वालों को भी उनकी वजह से तकलीफ पहुंचती है। नाज़रीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।